नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं खेती किसानी से जुड़े हुए अलग अलग विषयों के बारे में और उनसे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं। जी हाँ, ये लाइव फोन कार्यक्रम है। तो आइए जानते हैं कि आज का विषय क्या है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपकी कॉल्स लेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है मौसमी फूलों की खेती। इसके साथ ही हम बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण एवं स्वरोजगार की। तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम फूलों की बात करें तो आपको बता दें कि फूलों में हमारे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं और बागवानी की तरफ काफ़ी हम देख रहे हैं कि रुझान भी है। सरकार भी इसको काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण और स्वरोजगार की बात करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण से किस तरीके से हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है, अपनी ही उपज को, अपनी ही फसल को कैसे और ज़्यादा दामों में बेच सकते हैं और अपने गाँव में, अपने ज़िले के स्तर पर ही रोजगार इससे और पैदा हो सकते हैं जिससे नवयुवकों को यहाँ पर रोजगार की समस्या नहीं होगी। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। 2 टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं उन दोनों ही नंबर्स पर और आपको बता दें कि इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 2 नंबर देखिए, 1800113060, दूसरा नंबर 1800113061, टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस फोन लगाएं और हमारे विशेषज्ञों से अपने सवालों के जवाब जानें। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं मौसमी फूलों की और साथ ही साथ कैसे हमारे किसान खाद्य प्रसंस्करण को अपना सकते हैं और स्वरोजगार इससे गांव के स्तर पर ही पैदा हो सकता है, बन सकता है और रोजगार मिल सकता है। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर बबीता सिंह है हमारे साथ स्टूडियो में। डॉक्टर बबीता के बारे में आपको बता दूं कि फूलों के बारे में बताएंगी। वरिष्ठ वैज्ञानिक है, पुष्प विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। बबीता जी मौसमी फूलों के बारे में बताएंगे, साथ ये भी बताएंगी कौन से फूलों की खेती कर सकते हैं, किससे लाभ हो सकता है और मौसम के अनुसार कौन से खास बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है। तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दूसरे हमारे खास मेहमान जो कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर ममता तिवारी जी का भी हम स्वागत करते हैं। जी ममता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप निदेशक हैं मानव संसाधन विकास कृषि विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान में। आपसे हम खाद्य प्रसंस्करण की बारीकियों को समझेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे स्वरोजगार हमारे किसानों के लिए पैदा हो सकता है। इससे जो नए हमारे युवक हैं, जो हमारी युवा आबादी है, कैसे खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ सकती है और इससे अपने गाँव, अपने ज़िले के स्तर पर रोजगार के नए नए जो अवसर हैं वो पैदा कर सकते हैं। विस्तार से आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बबीता जी, जैसा कि मौसमी फूलों की हम बात कर रहे हैं तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं कि फरवरी का महीना आ चुका है और ये वो महीना होता है जब ठंडक धीरे धीरे जानी शुरू हो जाती है। तो इस वक्त ये समय फूलों की खेती के लिहाज से क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आजकल स्वरोजगार और जो नई आबादी है, जो युवा आबादी है, उसके लिए जो पुष्प उद्योग है वह एक बहुत अच्छे उद्योग के रूप में उभर कर आ रहा है। जैसे कि अगर हम आज भारतवर्ष में फूलों की खेती की बात करें तो आज जो भारत में क्षेत्रफल है फूलों का वो लगभग 3 लाख हेक्टेयर एरिया जो है उसमें फूलों की खेती हो रही है। और जिससे आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो लगभग 575 करोड़ का जो निर्यात है वो भारत पुष्प व्यवसाय से, जो भी फूल, कटे फूल, कर्तित फूल, खुले हुए फूल और अन्य पुष्पों के उत्पाद से उसका जो है निर्यात कर रहा है। तो अगर हम इस वक्त जो मौसमी फूलों की बात करें तो ये फरवरी का महीना, जैसे कि आपने कहा कि इस टाइम जो है जाड़ा धीरे धीरे, शरद ऋतु जो है वो खत्म हो रही है और बसंत ऋतु की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी हम बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिनकी खेती जो है कर सकते हैं। उसमें हमारे गुलाब की पौध तैयार कर सकते हैं। गेंदे की जो हमारी ग्रीष्म ऋतु वाली फसल है उसकी हम बीजों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य और भी पुष्प जैसे कि जरबेरा, जिसको हम बहुत ही व्यावसायिक तौर पे कट फ्लावर के उसमें उपयोग किया जाता है, उसकी खेती और उसकी पौधरोपण का काम भी हम इस वक्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि बागवानी में बहुत नए नए अवसर हैं और हमारे वो किसान जो कुछ नया करना चाहते हैं, युवा किसान जो कि खेती से भी जुड़ा रहना चाहता है और उसमें नई नई संभावना तलाशना चाहता है, उसके लिए बागवानी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, लाभकारी है और ख़ास तौर पर कट फ्लावर्स की वो खेती कर सकता है। कैसे और विस्तार से हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
की गिनती अब नकदी फसलों में भी की जाने लगी है, क्योंकि बाजार में साल भर फूलों की मांग बनी रहने के कारण किसानों को फूलों की खेती से अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय फूल व्यवसाय के लिए काफी अच्छा माना जाता है। आप इस समय मौसमी फूलों की खेती कर सकते हैं। हालांकि काफी किसान खेतों में कई तरह के फूलों की रुपाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ देरी से लगने वाली फसलें हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। यानी इस समय कई तरह के फूल लगाए जा सकते हैं। गुलाब, गेंदा और जरबेरा की खेती आप इस समय कर सकते हैं। बात अगर किस्मों की करें तो वैसे तो इलाके के हिसाब से किस्मों का चयन करना चाहिए, लेकिन इस समय आप गुलाब की पूसा गौरव, पूसा वीरांगना, पूसा अभिषेक, पूसा विजय और पूसा अरुण किस्में लगा सकते हैं। वहीं गेंदे की पूसा नारंगी, पूसा बसंती और पूसा अर्पिता किस्मों की खेती आप इस समय कर सकते हैं। जरबेरा की विदेशी किस्मों जैसे सनसेट, गोल्ड स्पॉट और तारा किस्म इस समय लगाई जा सकती है। वहीं जिन किसानों ने पहले से ही फूलों की फसल लगा रखी है वो उनकी देखरेख करें, जैसे ग्लैडियोलस की मुरझाई हुई टहनियों को निकाल दें और स्पाइक के नीचे के फूलों को थोड़ा खिलने के बाद उनके डंठल काट कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें। ग्लैडियोलस में जरूरत के हिसाब से सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। बसंतकालीन बहार के लिए घुली हुई खाद दें। गुलदाउदी के सर्कस को अलग करके गमलों में लगा दें। गुलाब के सूखे फूलों को तोड़ दे और नए पौधे लगाने और बडिंग का काम करें। बिल्कुल, तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको फूलों की खेती के बारे में बताया। तमाम तरह के फूल हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी और इनके बारे में हम आगे लगातार बात करेंगे और आपको समझाएंगे कैसे आप इनकी खेती कर सकते हैं और क्या है इनके लाभ। अब चलते हैं डॉक्टर ममता जी के पास। ममता जी, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि एक हमारे आज के जो युवा हैं जो गांव या देहात के परिवेश में, उनके सामने असमंजस की स्थिति ये रहती है कि वो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते। अच्छी पढ़ाई करने के बाद शहर के तरफ जाते हैं तो गांव छूट जाता है। तो उनके लिए खाद्य प्रसंस्करण किस तरीके से एक बहुत अच्छा अवसर हो सकता है और इससे स्वरोजगार का सृजन भी हो सकता है? यदि हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो, और जैसा कि इस वक्त गवर्नमेंट का एक मिशन है कि हमें 2030 तक किसानों की आय दुगनी करनी है, तो किसानों की आय दुगनी करना या किसानों को अपने ही खेत पर या अपनी ही जगह पर रहकर, अगर हम चाहते हैं कि किसी स्वरोजगार से जुड़े या वहां पर रहकर वो अपनी आजीविका बढ़ाएं, तो उसका सबसे अच्छा साधन है कि जो भी उपलब्ध खाद्य हैं उनका वो प्रसंस्करण करें, क्योंकि किसानों के यहाँ उत्पादन होता है। इस वक्त हमारे देश की स्थिति ये है कि उत्पादन में भारतवर्ष बहुत अग्रणी है और देशों की तुलना में, लेकिन फूड लॉसेस हो जाते हैं। कभी उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है, कभी उत्पादन ज्यादा होने से किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसान बहुत ज्यादा अपनी पारिवारिक आय में इजाफा कर सकते हैं, और जब किसान की आय बढ़ेगी तो हमारे देश की टोटल जीडीपी पर भी फर्क पड़ेगा। तो खाद्य प्रसंस्करण से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो भी उपलब्ध खाद्य है उसमें तमाम प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई करके वो अपने खाद्य में मूल संवर्धन कर लें। जी। और जब वैल्यू एडिशन हो जाएगा तो जो उन्हें कीमत साधारण तौर पर अपने उत्पादित खाद्य को मंडी में या कहीं भी जाकर बेचने पर मिलती है, उससे कहीं ज्यादा कीमत उनको मिलेगी अगर साधारण सी तकनीकी भी वो अप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी की मैं बात करूं तो ग्रेडिंग है, क्लीनिंग है, ग्राइंडिंग है, स्प्लिटिंग है, डिहस्किंग है, पाउडरिंग है, ये सब ऐसी टेक्निक्स हैं जो मशीनों के द्वारा किसान बहुत ही साधारण तरीके से और अपना सकता है, और इन तकनीक के द्वारा वो अपनी आय में वृद्धि कर सकता है, अपने वैल्यू एडिशन कर सकता है। जी बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा किसानों की आय भी बढ़ेगी, पारिवारिक आय बढ़ेगी, घर के सब लोग मिलकर बहुत ही कम तकनीकी और बहुत कम संसाधनों में इसको शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और यही असमंजस की स्थिति भी रहती है, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि लागत भी कम हो, रोजगार का भी सृजन हो, आमदनी भी बढ़े, ये सब कैसे संभव हो पाएगा, वो भी कृषि से जुड़ा हुआ हो? तो इसका जवाब है खाद्य प्रसंस्करण। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्वरोजगार की काफी संभावनाएं हैं। खासकर युवा और बेरोजगार खाद्य प्रसंस्करण के जरिए अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ऐसी तकनीक से है जिसमें खाने की चीजों की प्रोसेसिंग करके उन्हें नए रूप में पेश किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए अलग अलग संस्थानों की ओर से ट्रेनिंग भी दी जाती है। फल और सब्जी प्रसंस्करण, बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पाद, दूध प्रसंस्करण, वसा और तेल प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण और मछली सी फूड प्रसंस्करण के लिए ट्रेनिंग लेकर आप खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर सकते हैं। अलग अलग संस्थानों की ओर से दी जाने वाली ट्रेनिंग में विशेषज्ञ उत्पादों को तैयार करने से लेकर पैकिंग, बिक्री और दूसरी जानकारी आपको देते हैं। आपको बता दें कि भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फल, सब्जियां, मसाले, दूध व दूध से बने उत्पाद, मिठाई, चॉकलेट और सोया आधारित उत्पाद शामिल है। तेजी से बदल रही जीवन शैली में प्रसंस्करण किए गए उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। सुविधाजनक और कम समय में तैयार होने वाले भोजन की जरूरतों ने खाद्य प्रसंस्करण को एक नया रूप दिया है। सरकार की ओर से भी 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया था। कुल मिलाकर खाद्य प्रसंस्करण के जरिए आप न सिर्फ अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं बल्कि अपनी आमदनी को भी 2 गुना कर सकते हैं। तो देखा आपने कि खाद्य प्रसंस्करण से आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही अन्य लोगों के लिए भी एक रोजगार का माध्यम भी आप इससे पैदा कर सकते हैं। तो देखिए कितने फायदे हैं खाद्य प्रसंस्करण के और विस्तार से समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। विवेक जी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है बिहार से, आइए बात करते हैं उनसे। विवेक जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। मुजफ्फरपुर से आप हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो विवेक जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। यहाँ पर हम सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि देखिए जब भी आप हमें फोन लगाएं। जी विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बताएं, सवाल बताइए अपना। विवेक जी सवाल बताइए। सरसों की खेती में इसका खाद प्रसंस्करण उसकी इनकम बढ़ाने के लिए क्या करूँ? किस चीज की खेती से क्या बनाया जा सकता है सरसों का? सरसों का? हाँ, ये बताइए इसका। ठीक है ममता जी, सरसों से जानना चाहते हैं क्या इसके लिए भी खाद्य प्रसंस्करण में कुछ विकल्प हैं? क्या इससे भी ये मूल्य संवर्धन इसमें सरसों में कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कैसे? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस वक्त आप देखिए कि आप कौन सी सरसों उत्पादित कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑर्गेनिक अगर सरसों आप करेंगे तो देश तो क्या विदेश तक में बहुत ज्यादा इस वक्त डिमांड है। और खास तौर से ऑर्गेनिक सरसों के तेल को इंपोर्ट भी अगर आप करेंगे, एक्सपोर्ट भी अगर आप करेंगे तो बहुत अधिक आप आय अर्जित कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत साधारण तरीके से 1 लाख और 2 लाख रुपए तक की एक मशीन आप लगा लें जिसमें आप सरसों को डालेंगे और बहुत आराम से तेल आएगा। यहाँ मैं बताना ये जरूरी समझती हूँ कि अगर बहुत सुंदर आपकी लेबलिंग और पैकेजिंग होगी और ऑर्गेनिक की जैसे मैंने बात करी तो बहुत अधिक आय आप अर्जित कर सकते हैं। और इसकी खल तो आप भी जानते होंगे कि जानवरों के काम में भी आती है। और आजकल तो लोग नर्सरी लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी इसका होने लगा है जी। लेकिन वो लोग गार्डनिंग भी करना चाहते हैं, पॉट्स भी रखना चाहते हैं, फ्लावरिंग भी करना चाहते हैं। तो ये जो सरसों की खल होती है ये एक बहुत अच्छी खाद का भी काम करती है। तो इन डिफरेंट तरीकों से इनको बढ़िया पैकेजिंग में लेके और आप इसको बेचकर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल। और चलिए फूलों की आपने बात की और बताया कि खल को हम खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं फूलों में, तो बबीता जी थोड़ा इसके ऊपर आप बताना चाहेंगे कैसे? जी बिल्कुल। जैसे कि सरसों के तेल निकालने के बाद जो उसकी खली, जैसे कि मैडम ने बताया, ममता मैडम ने, कि उसकी जो खली, जो उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको हम फूलों में, और ख़ास करके कि गुलदाउदी जो कट फ्लावर के रूप में आज बहुत ही व्यावसायिक तौर पर जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें आप
पुष्प आने से पहले, फूल आने से पहले आप अपने गमलों में उसको 1-1 या 2-2 चम्मच की उस मात्रा में उसको डाल सकते हैं। तो उससे क्या होंगे कि फूल की जो गुणवत्ता होती है, फूल की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है। इसी प्रकार से अन्य फूलों में भी, पॉटेड प्लांट में, जो आपके घर में रखे हुए जो ऑर्नामेंटल पॉटेड प्लांट होते हैं, जो आप घरों के अंदर रखते हैं या फिर अपने रूफ गार्डन पे, छत के ऊपर जो गमलों में पौधों की उगाते हैं, उनके लिए भी आप इस जो सरसों की निकली हुई जो तेल निकलने के पश्चात जो इसकी खली है उसका इस्तेमाल करके अपने गार्डन को अच्छा सुंदर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि ये सवाल था कि सरसों का किस तरह से प्रसंस्करण कर सकते हैं और इसके किस तरह के विकल्प हैं, तो आपने जाना कि क्या कर सकते हैं और कैसे आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। बबीता जी ने भी बताया कि खल का कितना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है एक खाद के तौर पर। बबीता जी, जैसे कि हम बात करें मौसमी फूलों की, आपने बताया कि कैसे बागवानी के क्षेत्र में बहुत अच्छे अवसर है हमारे किसानों के लिए और इसे एक व्यवसाय के तौर पर ले सकते हैं। वैसे भी फूलों की बात करें तो ये नकदी फसल होती है। तो हम शुरुआत करते हैं गुलाब से। गुलाब की पौध किस तरीके से तैयार किया जाए और क्या है उसका उचित समय? देखिए, अगर हम गुलाब की बात करें इस वक्त, तो गुलाब की पौध तैयार करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सीजन माना जाता है उत्तरी भारत क्षेत्र के लिए। अगर दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक का जो टाइम होता है, ये टाइम आपका गुलाब की पौध तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। तो इसमें गुलाब की पौध जो आपको कैसे तैयार करनी है, जो पहले से तैयार आपका जो रूट स्टॉक होता है देसी गुलाब का, उसके ऊपर आप इंग्लिश गुलाब की बडिंग, जिसको हम टी बडिंग या फिर शील बडिंग से उसको चढ़ा करके और अच्छे से प्लास्टिक से उसको बांध देते हैं। और इसमें जो उत्तरी भारत में जो वैरायटी, जिस किस्म का इस्तेमाल किया जाता है, वो होती है पूसा ओडोराटा वैरायटी। और जो दक्षिणी भारत में है उसके लिए एक बिना कांटों वाली जो है रूट स्टॉक की वैरायटी डेवलप की गई है, जिसका इस्तेमाल जो है व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। तो इस तरीके से गुलाब की पौध जो है इस वक्त तैयार करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है और इसके लिए किसान भाई इस टाइम का उपयोग जो है वो भरपूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस समय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे तो व्यवसाय के तौर पर भी ले सकते हैं कि मान लीजिए उन्हें खेती भी नहीं करनी है फूलों की, लेकिन पौध तैयार कर सकते हो और इसे बेच भी सकते हैं नर्सरी के माध्यम से अन्य किसानों को। जी, उसके लिए इसके बाद आप इसकी पौध जो आपकी तैयार हो जाती है, तो इसके बाद आप उसको, जो इसका लगाने का टाइम जो होता है वो अक्टूबर के टाइम पे आप इसको लगा सकते हैं। वैसे तो मैदानी क्षेत्रों में तो इसका टाइम अक्टूबर है, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो आप इसको फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी लगाया जा सकता है। जी जी, ठीक है। अब बात करते हैं ममता जी से। ममता जी, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण की हम बात कर रहे हैं, तो मैं यही से समझना चाहूँगी आपसे कि कौन से फसलें हैं या फिर कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण ज़्यादा कामयाब है या उन किसानों के लिए ज़्यादा आसान है इसे अपनाना? ऐसा है कि जो भी खाद्य जिस एरिया में उत्पादित होता है उस एरिया में उसका प्रसंस्करण करना ही सबसे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण रहता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन या किसी पर्टिकुलर चीज को दूर से मंगाने में जो खर्चा होता है उससे बचा जा सके। भारत सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत योजना है इस वक्त, जो जिसमें फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम जो है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा इस वक्त एक्टिव है और जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि हर किसान को किसी ना किसी तरीके से लाभान्वित किया जाए ताकि वो प्रसंस्करण की तरफ अपना रुझान बढ़ाए। तो ओडीओपी करके, जैसा आपने प्रश्न किया, ओडीओपी करना ठीक रहता है, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो सरकार की जो योजना है उस पीएमएफएमई के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा एक स्लोगन जैसा लिया गया है कि ओडीओपी पे ध्यान रखना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट उत्पादित होता है उसी को प्रसंस्करित करने के लिए अगर आप कोई कार्य योजना तैयार करते हैं, कोई परियोजना तैयार करते हैं बैंकिंग के लिए, अगर आप लोन चाहते हैं तो उसको बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी और किसान को जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो प्रोडक्ट असाइन हुआ है उससे संबंधित व्यवसाय अगर करेंगे तो ही फायदा सबसे ज्यादा होगा। और उसके अलावा जैसे मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ तो मैं बताऊंगी कि जैसे जयपुर के लिए गुलाब बताया गया है, अजमेर के लिए गुलाब बताया गया है, कोटा के लिए धनिया है, बूंदी के लिए चावल है, झालावाड़ के लिए संतरा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट, 12 के लिए लहसुन है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट की पूरी एक लिस्ट बन चुकी है और वहां का जो प्रोडक्ट जहां जो बहुतायत से पैदा होता है उससे संबंधित
एंटरप्राइजेस लगाना ही सबसे ज्यादा लाभप्रद रहता है। और सी पर बैंक लोनिंग करती है। और जितने भी, जैसा आपने कहा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, इस योजना के अंतर्गत भी ये एक प्लानिंग है कि ट्रेनिंग करनी है, हमको स्किल डेवलपमेंट करना है, हमको मैक्सिमम टेक्नोलॉजी इम्पार्ट करनी है, तो उसमें हम हैंड होल्डिंग हेल्प करते हैं, टीपीआर बनवाते हैं उनसे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर सब्सिडी के लिए आवेदन करना है, बैंकिंग से कौन सी फैसिलिटी उनको मिल सकती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ऑलरेडी भी अगर किसी ने कोई लगा रखा है, मतलब जैसा मैंने भी कहा कि ओडीओपी को गवर्नमेंट इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस, बट स्टिल अगर किसी ने ऑलरेडी कोई बिजनेस अपना लगा रखा है तो उसको भी फॉर्मलाइज करने के लिए, उसमें अपग्रेडेशन करने के लिए, उसमें फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। और इस ब्रांडिंग और बिक्री हर तरह से हेल्प करने के लिए तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस चीज की पैदावार होती है उससे संबंधित सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम स्टार्ट किए जाएं। जी बिल्कुल। और आप बिल्कुल, और जैसा कि जी आप की सब्सिडी है, जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया एक जिला एक उत्पाद, तो इससे फ़ायदा ये भी रहेगा कि वो उस ज़िले की पहचान भी हो जाएगी। वहाँ पे बहुतायत में अगर उसका उत्पादन होता है तो उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए और उस ज़िले की अपनी एक पहचान के तौर पर भी इसे रिकग्नाइज़ करने की कोशिश की जाएगी। फ़िलहाल एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा, कहीं मत जाएगा। दोनों विषय पर हमारे विशेषज्ञ लगातार बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो किसान लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आज हम बात कर रहे हैं दो खास विषयों पर, मौसमी फूलों की खेती हमारे किसान कैसे करें और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण और इससे पैदा होने वाले स्वरोजगार के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे कॉलर्स हैं, लगातार हमें संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसे ही कॉलर हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, आइए बात करते हैं उनसे। जी नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आपने फोन लगाया। नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, मैं बाराबंकी से हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ जो मौसमी फूलों की खेती की जाती है, इसमें कौन सी ऐसी खेती करनी चाहिए जिसमें जो है हम कच्चे भी फूल बेच सके, पके हुए फूल कर देना मैम बेच सके, इसका हम जो इत्र बना सके और इसके जो है सुगंधित जल बना सके, जिससे मार्केट में इसकी डिमांड भी हो, मांग हो और महंगे रेट में बिके, अच्छा फायदा भी हमको हो। जी आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से फूल से इत्र बना सकते हैं, ये सवाल है आपका? जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है नंद स्वरूप मिश्रा जी आपने। अगर इत्र की बात करें तो अभी जैसे मैंने गुलाब की खेती के बारे में बताया, तो सबसे अच्छा जो इत्र है वो तो हम गुलाब से भी बना सकते हैं, जो कि हमारी जो बहुत सारी गुलाब की प्रजातियां हैं देसी गुलाब की, और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी जो कि हमारे कई संस्थानों से डेवलप की गई हैं, तो उससे हम गुलाब का जो है वो इत्र तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा हम रजनीगंधा जिसको कि हम ट्यूबरोज के नाम से भी जानते हैं, रजनीगंधा, उससे भी आप बहुत अच्छा इत्र तैयार कर सकते हैं। और इस इत्र का इस्तेमाल तो स्वतंत्र रूप से इत्र के रूप में भी, और इसके अलावा बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक जो उत्पाद होते हैं उसमें भी इनका उपयोग आजकल व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे जो खाद्य उत्पाद हैं, खाद्य उत्पादों में भी गुलाब से जो गुलाब का इत्र निकालने के बाद जो हम गुलाब जल जिसका इस्तेमाल की कॉस्मेटिक में भी किया जाता है, और बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग में भी, जैसे कि मिठाइयों में और पेय पदार्थ बनाने में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो रजनीगंधा का जो हम इत्र निकालते हैं उसका इस्तेमाल आजकल हेयर ऑयल वगैरह जो हैं तेल, और उसमें भी हर्बल उत्पाद बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे अन्य पुष्प भी हैं जिनसे आप इत्र निकाल सकते हैं। जी चलिए अब ममता जी के पास चलते हैं। ममता जी, जैसे कि प्रसंस्करण की हम बात कर रहे हैं तो फूलों का जिक्र हुआ है और एक विषय हमारा फूल भी, और हमारे दर्शक भी इसके बारे में काफ़ी उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो प्रसंस्करण और फूलों की खेती, इन दोनों के को किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं और इसमें किस तरह के अवसर हैं? देखिए, अगर हम दोनों को जोड़ने की बात करते हैं तो गुलाब इस वक्त ऐसा फूल है जिसको अगर प्रसंस्करित करा जाए तो इससे भी हम बहुत ज्यादा हमारे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जैसे गुलाब जल बनाया जाए, गुलाब का इत्र बनाया जाए, गुलाब का गुलकंद बनाया जाए, गुलाब का शरबत बनाया जाए, तो ये सब गुलाब के फूलों का प्रसंस्करण हो जाएगा और इसके माध्यम से किसान जो भी गुलाब की खेती कर रहे हैं वो अपनी आय में बहुत ज्यादा इजाफा कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि एक बहुत बड़ा हमारे भारत का दिवाली फेस्टिवल होता है, जिस पर मैंने देखा कि बहुत सारी गुलाब की मिठाइयां मार्केट में उपलब्ध थी। तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि हम गुलाब के फूलों को छाया में सुखाकर इसकी पत्तियों से मिठाइयां भी बना सकते हैं। तो फूल और प्रसंस्करण द्वारा आय अर्जन का मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा साधन है। और दूसरे जो कई फूल हैं उनसे तो इत्र बन सकते हैं और दूसरे खुशबू के कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे विकल्प हैं, बस ज़रूरत ये है कि हमारे किसान इनके बारे में जागरूक हों और थोड़ी हिम्मत करें। परंपरागत तो खेती आप कर ही रहे हैं, कुछ हटकर कीजिए, कुछ और अलग कीजिए जिससे आपकी आय में भी वृद्धि और अन्य किसान भी आपसे प्रेरणा ले सके। आइए बात करते हैं एक और कॉलर से जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं सवाल क्या है आपका? हाँ साहब, मैं हेलो किसान के लिए पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनने आज मैं सबसे पहले तो हेलो किसान को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने फूलों के बारे में, जिसमें कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने हम किसानों को 6,000 रुपये जो कि राशि दी है और बीमे की व्यवस्था भी की है, और सहायक के रूप में हमें जो हम निष्प्रति फूलों को बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं और हमें जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपने जैसा बताया कि गेंदा
और गुलाब की, तो हम चाहेंगे कि मोगरा, चमेली और चंपा ये भी हम कम से कम इनके भी फूलों का हम पैदावारी कर सके और उनको बेच करके अच्छा लाभ ले सके। शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं आप। जी 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 यशवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और जो जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं आप उससे लाभान्वित होते हैं। आज का जो विषय है फूलों की खेती, तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो जैसे इन्होंने कुछ फूलों के बारे में जानना चाहा, तो क्या बताना चाहेंगी, क्या इनके क्षेत्र में इन्होंने जो बात की कि किस तरीके से रजनीगंधा की खेती कर सकते हैं, इसमें किस किस तरह के विकल्प हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर जैसे व्यवसाय के तौर पर आजकल तो फूलों के, प्राचीन काल में जैसे हम देखते थे कि बस फूलों की खेती जो होती थी वो आम अपने मंदिरों में पूजा के लिए या फिर अन्य उपयोगों में लाया जाता था, बट आजकल अगर हम फूलों की खेती की बात करें तो ना सिर्फ पूजा या फिर माला बेणी बनाने के, आजकल बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक जो क्षेत्र हैं जो फूलों की खेती से उभर करके आए हैं। जैसे कि अगर हम गेंदे की बात करें तो गेंदे की खेती से जो है कि पहले हम सिर्फ खुले फूल माला बनाना या गजरा बनाने में ही गेंदे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक उत्पाद हैं जैसे कि कुक्कुट के क्षेत्र में, जो कुक्कुट से जो हमें अंडे जो मिलते हैं उसके जो एग योक होता है उसको ज़्यादा पीला जो कि ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है उसके लिए, और उसमें जो उपलब्ध जो कैरोटीनॉइड कंटेंट होता है उसकी वजह से उसकी जो पोषण वैल्यू जो होती है वो भी उससे बढ़ जाती है। उसके अलावा गेंदे की जो पत्तियों से निकलने वाला जो तेल होता है उसका इस्तेमाल आजकल हेयर ऑयल के रूप में भी किया जाता है। उसके अलावा जो दवाइयाँ, जो आजकल दवाइयाँ बनाई जा रही हैं उसमें भी जो गेंदे से निकलने वाला कैरोटीनॉइड या ल्यूटिन के कारण जो पीला कलर जो उसमें से निकलता है, पिगमेंट जो निकलता है वर्णक, उससे भी बहुत सारे दवाइयों, जो आँख की दवाइयों में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरीके से गुलाब के जैसे कि खेती की जाती है, उससे बहुत सारे उत्पाद जैसे कि गुलाब जल जिसका इस्तेमाल कि आजकल दवाइयों में, आई ड्रॉप्स में या फिर कॉस्मेटिक उत्पाद भी किया जा सकता है। तो फूलों की खेती जो है आज सिर्फ खेतों तक ही नहीं, आज बहुत सारे इससे जो व्यावसायिक जो है व्यवसाय जो हैं उभर कर के आए हैं और जिनसे बहुत किसान भाई जो हमारे हैं वो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं उनसे भी। हेलो 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 मैम, ये जो एक जिला एक उत्पाद जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, एक बार फिर से अपना सवाल बताएं। जी, मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि जो एक जिला एक उत्पाद जो आपका प्रोग्राम चल रहा है मैम, जी जी, तो इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहा था कि हमारे उधम सिंह नगर के अंदर जो है आप किस चीज के बारे में आपने मतलब। अच्छा ठीक है, उत्तराखंड से आप बात कर रहे हैं, उधम सिंह नगर से। डॉक्टर ममता, क्या बताना चाहेंगी, जैसे अपने क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं, उत्तराखंड से संबंध रखते हैं कि इनके क्षेत्र के लिए एक जिला एक उत्पाद की अगर हम बात करें तो किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है कृषि का, कि अगर हम लिहाज से बात करें कौन सी फसल या फिर किस चीज़ का प्रसंस्करण करें या फिर किसकी पैदावार करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा मैंने पहले बताया कि भारत सरकार की जो PMFME योजना है, आप ध्यान से सुन लीजिए, PMFME योजना है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो ये योजना के बारे में आपको जो भी कृषि विभाग है वो भी बताएंगे और बैंक भी बताएगी, और इसका उद्देश्य ये है कि इसमें पूरी की पूरी, और इंटरनेट का आजकल युग है, इंटरनेट पर डालकर आप देखिए कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ODOP में कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है। आप खुद भी अपने अनुभव से देख सकते हैं, क्योंकि आप उत्पादन कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके यहाँ पर कौन सी चीज बहुतायत से पैदा होती है। जो चीज इन अबंडेंस प्रोडक्शन में है उसी को उसके ODOP के अंदर लिया गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि इस योजना का उद्देश्य ये है कि जितने भी असंगठित छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं, इस वक्त भारतवर्ष में तकरीबन 25 लाख ऐसे छोटे उद्यम हैं जिनको संगठित करने का ही इस योजना का उद्देश्य है। और ये जो उद्यम है इनमें थोड़ी गुणवत्ता की भी कमी है और थोड़ा एकीकरण का अभाव है। तो इन सबको संगठित करके FPO अगर आप बना लें
तो आप बहुत ज्यादा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और निजी तौर पर अगर कोई बहुत छोटा सा भी उद्यम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ये जो ODOP की आपने बात करी, इसमें थोड़ी सी चीजें आपको जान लेना जरूरी है कि आपका स्टेबल उद्यम होना चाहिए और उसमें कम से कम 10 श्रमिक लगाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। आप उद्यम का स्वामित्व होना चाहिए, और अगर स्वामित्व नहीं है और आप पार्टनरशिप में कोई कर रहे हैं, कोई फर्म खोल के और फिर अपना शुरू कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। और 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। एजुकेशनल लेवल आपका कम से कम 8th पास होना चाहिए, और एक फैमिली में से एक व्यक्ति को लोन और सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। देन फॉर्मलाइजेशन के भी अगर आप इच्छुक हैं, ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, उसको आपको फॉर्मलाइज करना है तो 10% का कंट्रीब्यूशन आपको देना होगा, बाकी आपको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिलेगी। हाँ, भूमि की लागत को शामिल नहीं किया जाता इसमें, लेकिन अगर आप कुछ वर्कशेड है आपका या कोई किसी वर्कशॉप में या किसी किराए की बिल्डिंग में आप अपना काम करना चाहते हैं तो वो भी लोनिंग में शामिल है। तो जो आप प्रश्न था, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह हमारे दर्शक समझ गए होंगे इस बात को कि आपको सिर्फ इंटरनेट से ये देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा उत्पाद डिसाइड किया जी है। बिल्कुल। और जैसा कि ममता जी ने बताया कि पूरा एक चार्ट तैयार हो चुका है कि देश के कौन से जिले की क्या खासियत है और कौन सी फसल का वहाँ पर उत्पादन लाभ दे सकता है किसानों को, और वहाँ की पहचान भी बन सकता है। तो बिल्कुल हमारे जो दर्शक थे उनसे हम यही कहेंगे कि इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करें और निकल पड़े आप इस नई राह पर। एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। धीरज जी बताइए क्या सवाल है? मध्य प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, देवास से, सवाल बताएं। जी मैम, हम खाद्य प्रसंस्करण ट्रेनिंग चाह रहे हैं मैम, हमें MP में उपलब्ध हो सकती है क्या, या फिर कोटा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध हो जाए हमें? किस चीज के लिए आप क्या क्या सुविधा चाहते हैं? सोया प्रसंस्करण के लिए। सोया प्रसंस्करण के बारे में आप जानना चाहते हैं? इसके लिए कुछ वेबसाइट दीजिए हमें कंफर्म, मतलब मैम। ठीक है ममता जी, ये सोया प्रसंस्करण करना चाहते हैं, देखिए इस क्षेत्र में बहुत अच्छा विकल्प है और काफ़ी आजकल उपभोक्ता भी सोया मिल्क हो, सोया प्रोडक्ट्स उन्हें काफ़ी पसंद करता है। तो ये देवास से हैं, ये जानना चाहते हैं क्या इनके क्षेत्र में क्या कोई यूनिट लगाई जा सकती है और कहाँ से इसको लेकर उन्हें जानकारी प्राप्त हो सकती है, या फिर सरकार की कोई मदद? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आप यूनिट अपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपके बिहार में और दरभंगा में और देवास से बात करें, मध्य प्रदेश से कई लोगों ने यूनिट लगाई हुई है। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में हमने विशेष तौर से सोयाबीन प्रसंस्करण पर बहुत अधिक कार्य किया है और बहुत सारे सोया पनीर से संबंधित उद्यमी हमने तैयार किए हैं। इसका हमने ऑफलाइन भी ट्रेनिंग करी है और कोरोना के दौर में हमने ऑनलाइन भी प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। आपको मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारे विश्वविद्यालय को एक मेल करें और जिसमें आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर और आप क्या चाहते हैं ये सब लिख के हमको मेल करिए। ममता जी, ऑनलाइन भी आपके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज। ठीक है ममता जी, आप जैसे बता रहे हैं कि आपको मेल करें, और जैसे कि हमारे दर्शक का सवाल भी ये था कि कोई वेबसाइट है या फिर कहीं से जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो आप ये ईमेल एड्रेस कहाँ से पता करें कि किस ईमेल एड्रेस पे आप मेल करना है? वैसे तो कृषि विश्वविद्यालय कोटा और कृषि विज्ञान केंद्र दोनों का ईमेल उपलब्ध है इंटरनेट पर आप चाहें तो मैं यहाँ रिपीट भी कर सकती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी को करना चाहें तो AU कोटा पर आप कर सकते हैं मेल, और आप पर्सनल करना चाहें तो मुझे भी कर सकते हैं, बिकॉज मैंने सोयाबीन के बहुत सारे उद्यमी तैयार किए हैं। मैं पर्सनली अश्योर कर रही हूँ कि मैं आपकी ट्रेनिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा दूंगी। मेरा ईमेल चाहे तो लिख लीजिए, ममता MAMTA6363@gmail.com। जी, तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। MAMTA PEWARI 63 @gmail.com। अच्छा, तो ये ममता तिवारी 63 @gmail.com हुआ। जी
जी देखिए, बहुत आसान ईमेल एड्रेस है। जो मैम का नाम है ममता तिवारी, इनका नाम है डॉक्टर ममता तिवारी, तो उसी पर ही ये ईमेल एड्रेस ममता तिवारी 69@gmail.com। तो आप ममता जी, एक्सक्यूज मैम, 63 माफ कीजिएगा, 63 है ममता तिवारी 63@gmail.com। ये ममता जी का पर्सनल ईमेल एड्रेस है। उन्होंने खुद कहा है कि अगर आप चाहें तो उन्हें ईमेल कर सकते हैं और जो भी जानकारी आपको हासिल करनी है, आपको ट्रेनिंग भी करनी है, तो उसकी भी व्यवस्था वो करवा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमने पूरे इंडिया में लगभग 37 सोया प्रसंस्करण के उद्यमी तैयार किए हैं, जो कि इस वक्त 10,000 रुपए महीने से लेकर 25,000 रुपए महीने तक आय अर्जन कर रहे हैं, जिनकी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज। जी बिल्कुल। तो देखिए, सोया प्रोटीन का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, बहुत अच्छा सोर्स है, और इसीलिए प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमें प्रोटीन कितना चाहिए होता है हर रोज़, उसकी पूर्ति के लिए भी लोग सोया प्रोडक्ट्स का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। सोया मिल्क हो और यहाँ तक कि सोया के लड्डू, ये तमाम चीज़ें बहुत आजकल प्रचलित हैं और लोग काफ़ी इसे लाइक भी करते हैं। और लगातार कॉल्स हम तक आ रही हैं और भी हम कॉल्स लेंगे। ममता जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे जो दर्शक हैं प्रसंस्करण को लेकर उत्साहित हैं, तो जो हमारे युवा किसान हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, इनके लिए आप कहाँ से कहेंगे, शुरुआत किस तरीके से करें? क्योंकि सबसे पहले समस्या आती है पूंजी की, कैपिटल कहाँ से लाएं? देखिए, बहुत ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अगर कोई व्यवसाय हम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि अभी हम सिर्फ सोया पनीर की ही अगर हम बात कर रहे थे तो 2 लाख रुपए से इसकी मशीन शुरू होती है और 10 लाख रुपए तक की कीमत में आ जाती है। हमको शुरू में, मैं सबको, हमारे युवा कृषकों को और हमारे देश के युवाओं को कहना चाहूंगी कि यदि आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो बहुत अधिक पूंजी से शुरू ना करें, और जैसे जैसे आपका व्यवसाय गति पकड़े, जैसे जैसे आपको लगे कि हम आपको अच्छा मार्केट मिलने लगा है और लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लगे, तब आप बैंक से लोन लें और तब वृहद स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू करें। उससे पहले आपको जरूरत पड़ेगी मशीनरी की, या अगर आपके पास जमीन है तो ठीक है, किसान के खेत पर भी मशीन लग जाती है। अदरवाइज आप एक 20 बाय 20 का कोई कमरा या ऐसी वर्कशॉप जैसी ले लें और वहां पर मशीनें लगा लें। बहुत कम कीमत पर, सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध हैं, और जो भी आप प्रसंस्करण करना चाहते हैं वो मशीनों द्वारा करें। हाँ, यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि लेबलिंग और पैकेजिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अक्सर हमारे युवा कृषक, हमारे जो युवा हैं, उनको मैं देखती हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह सीख लेते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाने लगते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग और लेबलिंग और पैकेजिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो जी बिल्कुल, और आज का युग तो मार्केटिंग का युग है। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जब तक आप उसकी अच्छी पैकेजिंग नहीं करेंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे, उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में ममता जी ने अभी बताया। एक कॉलर है, गीता प्रसाद है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया है। गीता जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? ये गुलाब का खेती करना था मैडम जी। गुलाब की खेती करना चाहते हैं आप? जी 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 जी, छत्तीसगढ़ से गुलाब की खेती क्या वहाँ पर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप छत्तीसगढ़ में गुलाब की खेती कर सकते हैं, और मैं ये आपको एक सुझाव देना चाहूँगी कि गुलाब की खेती जो होती है वो संरक्षित गृहों में और खुले क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। तो आप अगर गुलाब की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुले क्षेत्रों में से गुलाब की खेती की शुरुआत कीजिए, जिसमें कि जो गुच्छे वाले फूल जो कि फ्लोरीबंडा ग्रुप में आते हैं, या मिनिएचर गुलाब, और या फिर आप देसी गुलाब, जिनका की उपयोग जो आजकल बहुत ही उत्पाद बनाने में जिनका उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि आप उससे गुलाब जल बना सकते हैं, इत्र बना सकते हैं, गुलरोगन है, गुलकंद है, पंखुड़ियाँ, बहुत सारे ऐसे जो कि मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं जो गुलाब से बनाए जा सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप जो गुलाब की खेती की शुरुआत करें वो खुले क्षेत्रों में, और देसी गुलाब जो है वो आप उगा करके शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देसी गुलाब से आप शुरुआत करें, जैसे कि हमें बबीता जी ने बताया। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। गुलाब के बारे में देखिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बबीता जी जरबेरा के बारे में। इसकी खेती किस तरीके से कर सकते हो? इसकी किस तरह की मांग जरबेरा जो है आजकल आपने देखा होगा कि शादियों में और बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें जरबेरा का इस्तेमाल या फिर कट फ्लावर के तौर पर आजकल बहुत किया जाता है। तो वो एक बहुत ही व्यावसायिक तौर पे इस्तेमाल होने वाला पुष्प है। और इस वक्त
जो हम अगर बात करें ज़रबेरा की खेती की, तो इसके पौधे जो बनाने की या लगाने का जो है ये बहुत ही अच्छा टाइम है। तो इस फरवरी से लेकर मार्च तक का जो टाइम होता है वो ज़रबेरा के पौधे लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और इसकी जो खेती की जाती है वो लगभग 50% छायादार घरों में करनी चाहिए, जिससे कि ये पाला आदि से या फिर गर्मियों में जो अधिक तापमान के कारण से उसके फूल खराब ना हो, तो उसकी खेती जो है आप इस वक्त कर सकते हैं। उसकी खेती के लिए आपको छायादार ग्रहों में लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई की क्यारियां बनानी होंगी और एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी लगभग 40 सेंटीमीटर हो और पौध से पौध की दूरी जो है वो लगभग 30 गुणा 30 सेंटीमीटर की लगभग रखनी है। और इसको जो प्रवर्धन किया जाता है वो व्यावसायिक तौर पर विभाजन के तौर पे होता है। तो इसका जो पौधा है वो विभाजित करके और शीर्ष जो होता है इसका ऊपर रहना चाहिए मृदा से, और इस तरीके से आप ज़रबेरा की खेती इस वक्त जो है लगा करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे गार्डलेस की देख कैसे करें इस वक्त, लेकिन अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी आपकी हम कॉल्स लेते रहेंगे, दोनों विषय पर चर्चा जारी रहेगी। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं मौसमी फूलों की खेती के बारे में, साथ ही जानकारी दे रहे हैं आपको खाद्य प्रसंस्करण के बारे में और कैसे इससे स्वरोजगार जो है वो इसका सृजन हो सकता है। एक कॉलर है, आइए हम बात करते हैं उनसे, जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है। हेलो
हेलो। हाँ, जी हेलो। विजय जी बताइए क्या सवाल है? अमरावती से आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं विजय वानखड़े बोल रहा हूँ। मुझे मिनी ऑयल मिल के बारे में जानकारी चाहिए। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मिनी ऑयल मिल मिनी। ठीक है ममता जी क्या बताना चाहेंगी? मैं प्रश्न प्लीज रिपीट करिए। मिनी ऑयल मिल के बारे में जानना चाहते हैं, छोटी मिल। हाँ अच्छा ठीक है। मिनी ऑयल मिल अगर आप लगाना चाहते हैं तो बहुत आसान सा तरीका है कि ऑयल की मशीनें आ रही हैं जिसको डोमेस्टिक स्तर पर भी, घरेलू स्तर पर भी, और बहुत कम, मैं आपको बताऊं 1.5 लाख रुपए की मशीन भी आ जाएगी कम से कम। जैसे आप मिनी की अगर आप बात कर रहे हैं, और उस मशीन से वो एसएस की होती है पूरी, और उससे आप सरसों का, बादाम का, मूंगफली का, अलसी का और नारियल का सारे तेल आप उसमें से निकाल सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर छोटी मशीन हम लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम आएगा और पर डे का हमारा डेफिनेटली प्रोडक्शन कम आएगा। अगर हम ज्यादा बड़ी मशीन लगाएंगे तो हम 200 किलो तक भी एक दिन में निकाल सकते हैं जी। तो मिनी ऑयल मिल लगाना शुरुआत में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस पर भी आपको सब्सिडी भी मिलेगी, और जैसे आपको लगे कि ये सारे ऑयल बहुत फ्रेश हैं, शुद्ध हैं, आपको मार्केट मिल गया, लोग खरीद रहे हैं, तो आप इमीडिएटली फिर बड़े स्तर पर भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जो माननीय प्रधानमंत्री की एक योजना है 2020-21 से लेके 2024-25 तक, उनको कम से कम 2 लाख उद्यमियों के लिए 10,000 करोड़ रुपया देना है सब्सिडी के तौर पर या किसी भी तौर पर, या उद्यम लगाने के लिए। तो यहाँ मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हमारे युवा आए और ज्यादा से ज्यादा उद्यम शुरू करें। जी बिल्कुल ममता जी, हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के ये प्रयास जो है वो किसानों तक पहुंच भी रहे हैं, और देखिए कॉलर्स भी जो हमारे दर्शक हैं वो भी फ़ोन करके बताते हैं कि किस तरीके से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। ममता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। चलिए अब एक कॉलर है, जल्दी से उनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, बताएं सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं गुलाब की खेती करना चाहता हूँ, कैसे ले सकते हैं गुलाब, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं? ठीक है, ईशू जी है हमारे साथ दिल्ली से। जी बबीता जी क्या बताना चाहेंगे? गुलाब की खेती करना चाहते हैं और मार्केटिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं। जी तो ईशू जी, आप दिल्ली में ही आपका जो इनका फार्म हाउस है वो दिल्ली में आसपास ही है, तो बिल्कुल आप दिल्ली में आप गुलाब की खेती कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी एक कॉलर को उनका सुझाव दिया था कि अगर आप गुलाब की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं और उसे व्यवसाय के रूप में आरंभ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुले क्षेत्रों से आप गुलाब की खेती कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले आप देसी गुलाब और जो फ्लोरीबंडा जो किस्मों के गुलाब होते हैं उनकी खेती करें, जिनका कि जो देसी गुलाब है उनसे आप बहुत सारे उत्पाद जो हैं वो कर सकते हैं, बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं, जैसे कि गुलरोगन, गुलकंद, गुलाब जल और इत्र। और जो फ्लोरीबंडा जो प्रजातियां हैं, किस्में हैं, उनको आप मार्केट में माला बनाने के लिए, वेणी बनाने के लिए, गजरे बनाने के लिए और बहुत सारे जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं उनको बनाने में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए कितने सारे विकल्प हैं, और क्योंकि आप शहर में हैं तो उनके लिए मार्केटिंग और बाज़ार तलाशना भी मुश्किल नहीं होगा। तो बहुत अच्छा विचार है, अगर आपके पास इतनी ज़मीन है, इस तरह की व्यवस्था है तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आप स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, कॉलर्स के सवालों के भी जवाब दिए, और वाकई में फूलों की खेती में बहुत अच्छे अवसर हैं, बस ज़रूरत है इसे पहचानें और इसकी राह पर आगे बढ़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है पपीते की नर्सरी एवं रुपाई, और साथ ही हम बात करेंगे बसंतकालीन गन्ने की बुआई के बारे में। दोनों ही विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान उपस्थित रहेंगे जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। आप हमें अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। साथ ही आपको बता दें कि आपके इन सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके अलावा आप फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि फेसबुक पर जाएँ, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मैसेंजर के
माध्यम से सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर वॉल पर भी अपने सवाल लिख सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका है हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर। ये नंबर आपके लिए बिल्कुल टोल फ्री है, इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। 1800-113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं और उन सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलते चलते एक जानकारी आपको ये भी दे दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, यानी डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के साथ, जहां पर आप हेलो किसान के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं और साथ ही दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आशा करते हैं ज़रूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी आपको कार्यक्रम पसंद आए उन्हें लाइक भी कीजिए और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट्स के माध्यम से भी वो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। रोशनी बढ़ चली, अरे होश तो हम तुम्हारा ठिकाने लगाएंगे। हमें बचा लीजिए। आप कौन हैं? वो हमें मार देंगे। कब तक हम इस खौफ में जीते रहेंगे? अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय को सहना भी तो गलत है ना। मुश्किलों से निकलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए रेडी है रामपुरा। ABU Robocom is the major breakthrough in the world of robotic science since its inception 20 years ago. IIT Delhi is all set to present Robocon 2022, packaged with new techniques to provide ultimate thrill and romance. Doordarshan brings you special telecast of Robocon 2022. खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथी, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं, इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माई पेट माई बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। आजादी की लड़ाई के दौरान पूरे देश के साथ उत्तर पूर्व के साधारण लोग भी अपने स्तर पर स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजघरानों के अलावा समाज के हर वर्ग से संबंधित लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो रहे थे। ऐसे अनेक गुमनाम नायक हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अपने ऊपर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
साथ।